जय हिंद दोस्तों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अरुणोदय क्लासेज पर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, जहां से मैं आपके लिए 30 प्रश्न लाया हूं और यह सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और यह सभी प्रश्न जो आप सॉल्व करेंगे एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, विभिन्न समय पे विभिन्न परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए हम समय को बर्बाद ना करते हुए ठीक है क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 6 क्लास का बच्चा भी बता देगा। पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली का फूल है, कमल का फूल है, गुलाब का फूल है या सूरजमुखी का फूल है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको देख करके लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है। याद रखना, यह क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस में। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। क्या है? कमल। कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ये क्वेश्चन तो था आपका, लेकिन आपको अगला क्वेश्चन बढ़िया मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय धरोहर, या इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय विरासत। ठीक है, धरोहर बोल दो या विरासत बोल दो। तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु या विरासत पशु कौन सा है? शेर है, बाघ है, हाथी है या घोड़ा है? जल्दी से बताइए कमेंट्स कर करके कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा हाथी। तो भारत का जो विरासत पशु या धरोहर पशु जो हमारा राष्ट्रीय, वो कौन सा है? हाथी है। जल्दी से समय बर्बाद ना करते हुए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देखा होगा आपने, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो अशोक स्तंभ है, वही है। और जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते जो है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? जब आप पढ़ेंगे ना वैदिक काल, तो आज जब देखेंगे वैदिक काल में जहाँ पर आपको वेद पढ़ने होते हैं, अरण्यक पढ़ने होते हैं, ब्राह्मण पढ़ने होते हैं, उपनिषद पढ़ने होते हैं, तो उन्हीं उपनिषदों में से एक उपनिषद है। कौन सा उपनिषद होगा? अब आप जल्दी से बताइए। पहला है प्रश्नोपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है मुंडकोपनिषद और चौथा है केनोपनिषद। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा सी वाला। सी वाला क्या है? सी वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इसका आंसर क्या होगा? सही सी आंसर होगा इसका। एक मिनट, एक सेकंड बेटा। हाँ, तो इसका सही आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा मुंडको उपनिषद। तो कौन सा होगा इसका आंसर? मुंडको उपनिषद। यहां से हमने लिया गया सत्यमेव जयते, और जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है। इससे कुछ सीखो भी, समझ रहे हो? इससे सीखो भी, कुछ सीखो यार, सीखो। सत्य की जीत होती है। अब तुम इसको अपनी तैयारी में बेटा चीजों को कनेक्ट करना सीखो, चीजों को कनेक्ट करना सीखो, अच्छी चीजों को अपने से जोड़ना सीखो। बहुत सारे तर्क मिल जाएंगे जोड़ने के। जैसे लिखा है सत्य की जीत होती है, अब मैं इसको आपको एसएससी की जीडी से कैसे जोड़ करके दिखाऊंगा। आप सत्य पथ पर चलते हुए तैयारी करो, लग्न से तैयारी करो, और एंड में आपकी अंत में जीत होगी। वर्दी आपको मिलेगी मिलेगी। और 4 लाइनें आज वर्दी से ऐसी सुनाऊंगा कि बिल्कुल खून खून दौड़ उठेगा, दौड़। आंखों से ऐसे निकलेंगी खून की लपटें निकलेंगी। बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसी 4 लाइनें सुनाऊंगा। ठीक है, तो कौन सा है ये? मुंडको उपनिषद। चलो बेटा, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ऐसी तो बोलता है ना नोबिता, नोबिता कहां जा रहे हो, सुजुका कहती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के गठन में तत्कालीन कारण रहा है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन एकदम नहीं हुआ है। ठीक है, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, आगे बात समझ में। उसके बाद आपने देखा होगा बाल गंगाधर तिलक है, फिर 1934 में एम एन राय हैं, फिर आपने देखा होगा 1938 में कांग्रेस अधिवेशन है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा 1942 में क्रिप्स मिशन है, फिर आपने देखा होगा 1946 में कैबिनेट मिशन है। तो लास्ट वाला जो था अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो उस समय का क्या कारण रहा? तो बताओ 46 वाला सबसे तत्कालीन कारण कौन सा रहा होगा? तो इसका सही आंसर आएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। ठीक है, संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे हमारे, ठीक है, तो दोस्तों कब हुए थे? अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। कब हुए थे? अगस्त 1946 में। ठीक है, संविधान सभा में दोस्तों कितनी सीटें थी? संविधान सभा में कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी, 389। ठीक है, और इन 389 में से 292 सीटें, ठीक है, 292 सीटें थी, और ये 4 सीटें थी, और ये थी यहाँ पर 93 सीटें। ठीक है,
292 सीटें, 4 सीटें और 93 सीटें। 292 जो सीटें थी ये थी हमारी 11 ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से थी? 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांतों से। नोट्स बनाइए इनके प्रैक्टिस के, क्वेश्चन लिख करके सीधा आंसर लिखिएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। आपको ज्योग्राफी की भी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, बिल्कुल ज्योग्राफी की भी होगी, इकोनॉमिक्स की भी प्रैक्टिस। पढ़ाना अलग रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। और ये जो 4 सीटें थी ये कहां से थी? ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत से, जो कमिश्नरी क्षेत्र थे हमारे। कहां से थी ये? कमिश्नरी क्षेत्र से। और ये तो 3 सीटें थी ये थी देशी रियासतों से, जहां पर राजाओं का शासन होता था। चलिएगा अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समय मिलते ही स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। जब मैं कोई एक्स्ट्रा चीज बताया करूं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया करो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5, संविधान सभा के मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में आपको पता है समितियां थी, ठीक है। संघीय समिति थी, कार्य संचालन समिति थी, मौलिक अधिकार समिति थी, अल्पसंख्यकों के लिए समिति थी, मतलब बहुत सारी समितियां थी, ठीक है। तो ये जो समितियां थी इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। जो संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट समिति है कौन सी है? प्रारूप समिति है, जिसके अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे? तो इसके जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो बेटा इसका आंसर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन रहेगा? सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर आ जाएगा? सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। 30 क्वेश्चन हम कराएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जिसे हम बंधुत्व भी कहते हैं, जैसे कुछ तर्क हैं और ये किससे लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं? आपको पता है कि भारत का संविधान जो है विदेशों के अन्य संविधानों से भी प्रेरित है। अच्छी अच्छी बातें हमने अन्य संविधानों से ली हैं। भारत का संविधान की खास बात यह भी है, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश जब हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो हमने उनके संविधान से भी ली। आपने देखा होगा कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 46 में तो संविधान सभा गठित हो गई थी। संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा संविधान बनाने में। तो क्या उस समय भारत का शासन कैसा चल रहा था? भाई भारत जब आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर्स का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो फिर भारत का जब शासन चल रहा था किस नियम के तहत चल रहा था, किस विधान के तहत चल रहा था, किस कानून के तहत चल रहा था? तो वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। और यह अधिनियम कई बार पूछा गया कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुत्व है, बंधुत्व भाईचारे को कहते हैं बंधुत्व, बिल्कुल जिनको ऐसे करके गले लगने वाला, बिल्कुल गले लगते हो ना, जैसे आप ईद पे लगते हो, होली पे गले लगते हो, ऐसे करके 3 बार पीठ पे मारते हो और भाई क्या हाल है, ठीक है। और जब वो पैसे मांगता है तो कहते हो भाई अभी जरा मैं बिजी हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ यार, तू बाद में बात कर। अच्छा ठीक है ना। तो और कुछ दोस्त तो बहुत चालाक होते हैं, जैसे उनका दोस्त फोन कर रहा है, ठीक है, उनका दोस्त फोन करेगा, बोले हाँ अक्षय भाई, मैं अपने ऊपर ही ज़्यादा बेहतर दे सकता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, किसी का नाम तो मैं नहीं ले सकता। हाँ अक्षय कहाँ हो? मेरा दोस्त फोन करेगा, अच्छा ठीक है बेटा लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, ये है। वो सोचेगा पढ़ा रहा है, इसका मतलब पढ़ा रहा है, तो फोन काट देगा, ठीक है। फिर बाद में हम फोन नहीं उठाएंगे। तो ये जो गले मिलने की परंपरा है ये सब अब दिखावे की रह गई है, लेकिन वास्तव में जो इसका अर्थ है वो बहुत अच्छा है। मतलब भाईचारा, बिल्कुल भाई भाई वाली बात होनी चाहिए, भाई भाई वाली बात होनी चाहिए। और इससे भी मैं देखो, हर चीज अच्छी चीज को SSC GD से जोड़ दो तैयारी से। भाईचारे को मैं कैसे लेके जाऊं GD के लिए? भाई भाई वाली बात, सब मिलकर के तैयारी करो। ये नहीं कि ऐसे कि तू गलत कर मैं सही करूंगा, या मैं गलत कर रहा हूं तू सही कर। अपने साथ वाले को भी साथ लेकर के चलना होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। भाईचारा, तो बेटा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये बंधुत्व जो है कहां से लिया गया? अमेरिका से। फ्रेंच का मतलब होता है बेटा फ्रांस, यहाँ पर फ्रांस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, या आयरिश है ना, आयरलैंड जिसे हम कहते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा बेटा, जो इसका सही आंसर आएगा, बिल्कुल कंप्यूटर जी बता दीजिए क्या सही आंसर आएगा इसका। कंप्यूटर जी बता रहे हैं, इसका सही आंसर आएगा बी, जिसे हम कहते हैं फ्रेंच का संविधान या फ्रांस का संविधान, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो विचारधारा ली गई है वो ली गई है फ्रांस के संविधान से। चलिएगा हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है?
किस देश के संविधान से लिए गए। आपको पता होगा कि भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि अनुच्छेद दिए हुए हैं कहाँ से, 12 से 35, 36 से 51 तक दिए हुए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक हैं, 36 से 51 तक है। और इनमें से कुछ तो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अनुच्छेद 40 पूछता है बिल्कुल, जो गांधीवादी विचारों पर है टिका हुआ, पंचायतों का गठन है ना। 44 पूछता है विधि के समक्ष, सॉरी वो क्या है, 44 क्या है, हाँ, समान नागरिक संहिता जो है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। 45 में दिया हुआ है बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके है, ऐसे 48 में कृषि पशुपालन है। 50 में देखा होगा आपने, अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है 50-50, मतलब 50-50 का मतलब क्या है, जैसे आप बचपन में बिस्किट खाते थे ना 50-50 का, याद करो 50-50 का मेरे दोस्तों बिस्किट आता था। ऐसे ही याद रखना कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हैं, इनका पृथककरण का जो सिद्धांत दिया हुआ है अनुच्छेद 50 में नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यह नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कहां से आए हैं, कहां से आए हैं, तो कहां से आए हैं, तो यह आए हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, ब्रिटिश संविधान से आए हैं, या आयरिश गणतंत्र से आए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व आए हैं आयरलैंड से। कहां से आए हैं बेटा, आयरलैंड से, इसे हम कहते हैं आयरिश गणतंत्र, ठीक है, आयरलैंड से आए हैं। तो इसको ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व जो है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी जिसे कहते हैं, ये कहां से आए हैं, आयरलैंड से। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन तो हो ही सकता है, क्योंकि बेटा देखो, समाज की एक पहचान है कि समाज एक प्रगतिशील होता है, और प्रगतिशील का मतलब होता है, ठीक है, कि समाज में समय समय पर आकर के परिवर्तन होते रहते हैं। समाज में जो प्रथाएं चलती हैं पहले कुछ और होती हैं, लेकिन समय के साथ जो सुधार होते हैं, समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उनके अनुसार वो या तो प्रासंगिक हो जाती हैं, या फिर उनकी प्रासंगिकता या उनका जो महत्व होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब से अब संसद ने हमारा कोई कानून बनाया है, लेकिन समय आने पर अगर उसको संशोधन करना पड़ा, तो संसद हमारे संविधान में संशोधन करती है। आपने देखा होगा जो हमारा संविधान में, जब आप भाग पढ़ोगे संविधान के, तो इतना तो आप, मैं जानता हूं कि आपको भाग पता होगा, संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद है, संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद है 368, इसमें दिया हुआ है संविधान संशोधन, ठीक है। तो संविधान संशोधन हमने कहां से लिया है, तो जर्मनी से लिया है, रूस से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से या कनाडा से। तो इसका सही आंसर होगा बेटा दक्षिण अफ्रीका। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करते रहिएगा बिल्कुल, क्या इसका आंसर आएगा, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। ऐसी क्या है इसमें, मतलब 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका मतलब इनमें से 3 तो संविधान की विशेषता होंगी, लेकिन चौथी वाली कोई एक विशेषता नहीं होगी। तो दिया हुआ है संघीय स्वरूप, दूसरा दिया हुआ है सत्ता का विभाजन, तीसरा दिया हुआ है मूलभूत अधिकार, एक तरीके से आप कह सकते हैं मौलिक अधिकार, और चौथा दिया हुआ है एकात्मक प्रणाली। तो इसमें जो है, इसका सही आंसर आएगा डी, एकात्मक प्रणाली, ठीक है, एकात्मक प्रणाली, ठीक है। आगे बात समझ में, संघीय व्यवस्था क्या होती है बेटा, कि जब केंद्र और राज्य मिलकर के काम करते हैं, ठीक है, वो से हम कहते हैं संघीय व्यवस्था, ठीक है। जब केंद्र से शक्तियां राज्यों को बट रही होंगी तो उसको कहते हैं संघीय व्यवस्था, और जब राज्यों से शक्तियां छीन करके केंद्र की ओर जा रही होती हैं तो उसे हम कहते हैं एकात्मक व्यवस्था। आपको पता है भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, ठीक है, और सत्ता का विभाजन तो है ही, आपको पता है। दूसरा तीसरा दिया मौलिक अधिकार, ये तो है ही, और एकात्मक प्रणाली पूरी तरह से नहीं अपनाई गई है, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं वहां पर हम एकात्मक स्वरूप दे देते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा डी, एकात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर है 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या न्यायपालक की, जो न्यायपालिका हमारी जो कोर्ट है, उसकी स्वतंत्रता को किस देश से लिया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है कि भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है, जो उसकी पुनर्विलोकन की शक्ति है, तो वो कहाँ से ली गई है, ठीक है। पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि कोई आपने निर्णय दे दिया है तो उस पर दोबारा अवलोकन करके उसको निर्णय को बदल सकते हैं। तो यह एक तरीके से हम इसको, एक और होता है इसके साथ ही न्यायिक समीक्षा, ठीक है। तो ये सब जो शक्तियाँ हैं न्यायपालिका की, अंततः हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है, जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है भारतीय संविधान में, वो ली गई है, बताओ किससे, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जर्मनी से, अमेरिका से। तो कहां से ली गई है बेटा, ये ली गई है आपकी यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका से कहां से ली गई है, ये अमेरिका से ली गई है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि जिसको आपसे
कोई नहीं छीन सकता। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, उस समय तो आपके मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए स्थगित हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर सामान्य स्थिति में आपसे आपके मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। बताइए जरा कमेंट्स करके कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, जल्दी से कमेंट करके बताइए संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। तो कौन से भाग में है? भाग 3 में। ठीक है, कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए हैं। कहां से कहां तक दिए हैं? 12 से 35 तक। कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। अब ये मौलिक अधिकार जो हैं ये कहां से लिए गए हैं? यह लिए गए हैं अमेरिका से। मौलिक अधिकार हमारे कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। कहां से बेटा? अमेरिका से लिए गए हैं। चलिएगा अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में, जो स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, एक अंतरिम सरकार थी 1946 की और एक था स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जैसे आपने देखा होगा कुछ मंत्री थे, सदस्य थे, उनके पास कुछ विभाग थे। जैसे आज का मंत्रिमंडल होता है ऐसी उस समय का होता था। तो जो मंत्री होते थे उनके पास अपने कुछ एक विभाग होते थे जो कि उस विभाग के लिए पूरी नजर रखते थे, उससे काम करते थे उसमें। अब इसमें दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? बेटा ये दिया हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो जगजीवन राम थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे या षणमुगम चेट्टी थे? तो जल्दी से इसका कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई निगम जरा जल्दी से तुरंत मुझे कमेंट करके बता बेटा इसका सही आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? निगम कह रहा है अभी सर मैं नोबिता सूजू का देख रहा हूँ, अभी तो नोबिता सूजू का देख रहा हूँ, जब मैं फ्री होऊंगा तो देखूंगा। बेटा पेपर आ गया है, तैयारी कर लो बढ़िया से, सीरियस हो जाओ बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल जवाब बिल्कुल, मुझे कानों तक आवाज़ आ रही है। आपसे मेरा ऐसा कनेक्शन है ना यार, बहुत अच्छा कनेक्शन है मेरा आपसे। आप कमेंट भी करोगे ना, मुझे पता नहीं ऐसा आभास सा हो जाता है कि आप कुछ कह रहे हो। आप मुझे पता, आप कह रहे हो कि सर मुझे इसका आंसर पता है, बताओ बेटा जल्दी से इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आएगा षणमुगम चेट्टी। षणमुगम चेट्टी, पूरा नाम था आर के षणमुगम चेट्टी। अब ये याद कैसे रहेगा? याद कराने का भी तरीका है। षणमुगम चेट्टी, इसको याद कर। जैसे बेटा राजेंद्र प्रसाद थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे। ठीक है, सरदार पटेल जो थे गृह और सूचना विभाग था, जगजीवन राम थे हमारे उस समय श्रम मंत्री। ठीक है, तो मैंने बता दिया चारों, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, सरदार पटेल जो थे हमारे गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, और जो आर के षणमुगम चेट्टी हैं ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो ये तीनों नाम तो बहुत फेमस ही हैं ऊपर वाले, दो तो हैं बीच वाले बी और सी वाले, चेट्टी। अब जरा चलो मौका मिल रहा है तो उसको हाथों हाथ निपटा लिया जाए। चेट्टी कैसे याद रखेंगे? आर के षणमुगम चेट्टी। आपने एक मूवी देखी होगी बहुत पहले, ठीक है, एक दोस्तों मूवी आई थी धड़कन, अंजलि वो वाली उसमें दो कैरेक्टर थे। एक कैरेक्टर था अक्षय कुमार का और एक कैरेक्टर था सुनील शेट्टी का। तो आप कभी मूवी देखने का मौका मिले फ्री टाइम में तो आप देखना है दोस्तों, उसमें मूवी में क्या होता है कि वो जो है, मैं याद कराने का तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल। चेट्टी क्या मंत्री है? वित्त मंत्री। अब वित्त मंत्री का मतलब समझ रहे हो? ये वाला मंत्रालय, कौन सा? पैसे वाला मंत्रालय। ठीक है, पैसे, बिल्कुल पैसे ही पैसे। तो चेट्टी, आपने पता ना सुनील शेट्टी उसमें बहुत गरीब थे, लेकिन किस्मत सुनील शेट्टी की पलट जाती है और जब पैसा हो जाता है तो सुनील शेट्टी जब पहले मिलने जाते हैं अंजलि के पापा से तो वो मेज पर रख देते हैं अपने पैर, तो उनकी चप्पल में जो है छेद होता है। ठीक है, तो उनके कहते हैं देखो इसके पापा, अंजलि के पापा कहते हैं अंजलि बेटा इसके चप्पल में छेद हो रहा है तो इससे तुम इससे शादी करोगी? बोला नहीं पापा, प्यार तो प्यार है, प्यार जिंदा है, प्यार अमर है, कुछ नहीं है। तो ये चेट्टी जो है आर के षणमुगम चेट्टी, बाद में वही सुनील शेट्टी, बाद में खूब सारा पैसा आ गया, लेकिन वो फिर जब मिलने जाता है तो फिर दोबारा चप्पल लगता है, लेकिन इस बार चप्पल सिल के नहीं लाया है, इस बार चप्पल सिल के नहीं लाया है, इस बार चप्पल ही ब्रांडेड है। तो तब वो कहता है अंजलि से कि ये कल भी गंवार था अंजलि ये आज भी गंवार है। तो किस्मत किसकी बदली? सुनील शेट्टी की। क्यों बदली? क्योंकि इसके बाद बहुत सारा क्या आ गया? पैसा। पैसा कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। याद रहेगा षणमुगम चेट्टी, भूलना नहीं है इसको। चलिएगा अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में किस प्रकार की नागरिकता है? ठीक है, आपका जो देश होता है वहां पर, हाँ बेटा, भारत में जो भारत है आपका राष्ट्र है, वहां व्यक्तियां होते हैं, व्यक्ति जो रहते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति होता है, नागरिक होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? जो जिनके पास हमारे देश की नागरिकता है, ठीक है, वो हमारे देश के नागरिक होते हैं, और जो अन्य विदेशी रह रहे होते हैं वो सब अगर मिला देंगे तो सब किस में आ जाते हैं? वो अन्य व्यक्तियों में आते हैं। तो ठीक है, अब जो नागरिकता है संविधान के कौन से भाग में है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। संविधान के भाग 2 में है नागरिकता, भाग 2 में है नागरिकता। और यह मुद्दा बहुत गर्म रहा है, आपको देखा होगा आपने, CAA का मुद्दा रहा है, NRC का मुद्दा रहा है, बहुत ज्यादा गर्म मुद्दा रहा है ये। तो भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता है,
और ये नागरिकता हमने प्रावधान जो लिया था ये ब्रिटेन से लिया है, और भारत के संविधान में एकल नागरिकता है। कौन सी है? एकल। तो दोहरी तो है नहीं, क्षेत्रीय नहीं, एकल, ये वाला। तो इसका सही आंसर आएगा एकल नागरिकता। अच्छा बेटा, एकल और दोहरी नागरिकता क्या होती है? ठीक है, एकल नागरिकता मतलब होता है आपके पास अपने भारत की राष्ट्र की एक ही नागरिकता है। जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आते हैं, बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो आप मेरे पास जो मेरी सिटीजनशिप है वो भारत की है। ठीक है, अगर दोहरी नागरिकता होती तो मेरे पास एक उत्तर प्रदेश की नागरिकता होती और एक भारत की नागरिकता होती। समझ रहे हो? दोनों की होती। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हाँ, भारत में दोहरी नागरिकता थी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर वालों के पास जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता होती थी और भारत की भी होती थी। तो हमारे पास कैसी नागरिकता है? एकल। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। संविधान का भाग कौन सा है? 2। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक। ठीक है, 5 से 11 तक। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया, ये भी नागरिकता से जुड़ा है, कोई बात नहीं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से अपनाया गया है? ये अभी बताया है जस्ट सेकंड पहले। बताओ इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ब्रिटेन को हम यूनाइटेड यूके भी कह देते हैं, मतलब ठीक है, तो ब्रिटेन आ जाए या यूनाइटेड किंगडम आ जाए, वो भी हो सकता है। तो अब बताओ इनमें से क्या सही आंसर आएगा? ठीक है, डी दिया है आयरलैंड, सी दिया है रूस, बी दिया है अमेरिका और ए दिया है यूनाइटेड किंगडम। तो बेटा जो इसका सही आंसर आएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या आएगा? यूनाइटेड किंगडम। चलिएगा जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? बहुत अच्छी बात है, तीनों क्वेश्चन लगातार नागरिकता से आ गए और यही सब बेसिकली पूछता है। तो कौन सा भाग है नागरिकता में? आपको पता है भारत का एक जो भाग, संविधान का भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, तो कौन सा होगा बेटा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए इसका, तुरंत कमेंट करके। बेटा वीडियो बढ़िया लग रही हो, प्रैक्टिस में अगर कल मजा आ रहा हो आपको, ठीक है, गुरु मजा आ रहा है तो एकदम तुरंत बता दो मेरे दोस्तों। बिल्कुल, इसका क्या आंसर आएगा? भाग 2। कौन सा? भाग 2। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में कुल कितनी, संविधान नहीं आएगा बेटा, कोई बात नहीं, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं है, मैं इसको सही कह दे रहा हूं। ये आएगा भारतीय संविधान सभा में बेटा, है ना। भारतीय संविधान में महिलाओं का कोई अर्थ नहीं है। यहां पर आएगा भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो बेटा जल्दी से, ये कई बार क्वेश्चन आया है, जिन बच्चों ने पेपर दिया उन्हें पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएंगे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? जल्दी से मुझे तुरंत जवाब दीजिए, कितनी महिलाएं थी? कितनी थी? 20, 17, 21 और 8। जल्दी से बताएंगे भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? इसमें तो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, इसके ऑप्शन ही गलत हैं बेटा, इसके ऑप्शन ही गलत हैं। कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। गलती करना मनुष्य का ही धर्म है, ठीक है, मनुष्य गलती करता है, कोई बात नहीं है। भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थी? चलो इन ऑप्शंस को काट दो, आप इनको काट दो। मैं आपको दूसरे ऑप्शन दे रहा हूं इधर। ए ऑप्शन है 16, जल्दी से सोचो। बी है 21, सी है 15 और डी है 10। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, क्या आएगा इसका आंसर बेटा? कौन कितनी होंगी? तो कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, मुझे पता है बिल्कुल, मैं तो आपकी दिल की बात जान ही लेता हूं। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका आंसर आएगा सी। क्या आंसर आएगा? सी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थी? तो संविधान सभा में चुनी गई थी 15 महिलाएं। तो संविधान सभा में दोस्तों कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। तो इसका बिल्कुल बेटा बहुत सही। अच्छा 15 महिलाएं, कई बार अगर पूछ भी लेता है एक क्वेश्चन, तो 15 महिलाओं में से ये पूछता है कि कौन सी एकमात्र मुस्लिम महिला थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और उनमें से कौन सी एकमात्र मुस्लिम महिला थी, और उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ठीक है, बेगम एजाज रसूल। अच्छा क्यों ना अगर मौका मिल रहा है तो कुछ और भी इसके बेहतर जान लिया जाए, इसके बारे में बेहतर। तो मेरे दोस्तों, हाँ कितनी महिलाएं थी? 15। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी बेटा बताओ? संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। ठीक है, अगर इनको याद भी करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे? देखो 15 हैं तो पहले तो एक निकाल दो, मैं कोशिश करता हूं आपको याद कराने की। ठीक है, 15 में से एक निकाल दो, कौन हो गई? बेगम एजाज रसूल। ठीक है, बेगम एजाज रसूल। तो पहली महिला तो ये निकल गई, बेगम एजाज रसूल। फिर आप कैसे याद रखेंगे? ठीक है, दूसरा मैंने बेटा ये याद करने का तरीका बनाया आपके लिए, आप इसको जोड़ करके देखना। 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे आजादी में
तो आज़ादी में जो महिलाओं का योगदान रहा है उनमें से 4 महिलाएं बहुत ही ज़्यादा, आधुनिक भारत में 4 महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और चारों नाम आपने सोचे हैं, ठीक है। उनमें से 2 महिलाएं तो ऐसी हैं जिनका संबंध ऐसा है उत्तर प्रदेश से और भारत से कि आप बिल्कुल जानते होंगे, चाहे वो बच्चा किसी भी राज्य का हो जानता ही है। अच्छा, भारत के आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का नाम सुना है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो बेटा एक तो ये हो गई, ठीक है। चलो ये 2 नहीं है, 4 हैं, चारों महिलाओं को मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखेंगे। तो बेटा 4 महिला हो जाएंगी, एक तो सुचेता कृपलानी हो गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो क्या हो गई? 2 हो गई। अच्छा, एक है विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, याद रखना, से पहले दोनों निपटा लो, सा से सुचेता कृपलानी, सा से सरोजिनी नायडू, फिर है विजय लक्ष्मी पंडित और चौथा है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। तो 4 महिलाएं हो गई, याद आया। तो एक तो बेगम एजाज रसूल हो गई, एक क्या हो गई? सुचेता कृपलानी, फिर हो गई सरोजिनी नायडू, फिर हो गई विजय लक्ष्मी पंडित और लास्ट में बची राजकुमारी अमृता कौर। तो कितनी हो गई? 5 महिलाएं हो गई, ठीक है। अब कैसे याद होंगी? 2 महिलाएं चौधरी थी, 2 राय थी। चौधरी तो एक तो कमला चौधरी थी, एक मालती चौधरी थी। तो कैसे थी? 2 महिलाएं थी चौधरी। बिल्कुल बेटा, इन सब चीजों को जो मैं अगर एक्स्ट्रा बताता हूं तुमको लिख लिया करो। 2 महिलाएं कैसी थी? चौधरी। तो कौन कौन सी थी चौधरी? एक तो कमला चौधरी और एक मालती चौधरी। 2 ही महिलाएं थी राय। कैसी थी? 2 महिलाएं थी राय, है ना। राय मतलब नाम के आगे राय लगता था। एक तो थी लीला राय, लीला, और एक थी रेणुका राय। तो बेटा देखो, 4 और 5 और 2 7 और 2 9, 9 तो हो गई, 6 बची, ठीक है। तो 4 और 5, एक बताओ जल्दी से, इधर देखो, बेगम एजाज रसूल इधर है 4 में। आपको मैंने बताया सब पहले वाला एस वाले निकालो, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, फिर है आपका विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृता कौर। फिर मेरे दोस्त 2 हैं चौधरी, कमला चौधरी, मालती चौधरी। फिर हैं 2 राय, लीला राय, रेणुका राय। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे लीला राय, रेणुका राय के बाद, तो एक नाम ऐसा है जो आपने सुना ही है, बहुत कॉमेडी का सीरियल आपने देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। है नहीं है तारक मेहता का उल्टा चश्मा? और उसमें एक कैरेक्टर भी था डॉक्टर हंस, है ना, जिनका डॉक्टर हंस कहते थे, है ना। तो बहुत मोटे से थे वो कैरेक्टर, तो याद रखना हंस, और उनका नाम है पूरा मान लो हंसा मेहता। आगे बात समझे? तो एक महिला थी हंसा मेहता। आगे बात समझ में? ठीक है। तो चौधरी हो गई, राय हो गई, एक हंसा मेहता हो गई, 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्ची कितनी? 5 बची हैं। कितनी बची हैं? 5। 2 कैसे याद रखेंगे? 2 को याद करने का तरीका है वेस्ट बंगाल। कैसा? वेस्ट बंगाल। ये सब बेटा में तर्क हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे तर्क खुद स्वयं से विकसित करें ताकि आपको सरलता से याद हो जाए। तो 2 बेटा वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बनर्जी होते हैं वो वेस्ट बंगाल में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो वेस्ट बंगाल में कौन होते हैं? बनर्जी। अच्छा, वेस्ट बंगाल में पूजा सबसे ज्यादा किसकी होती है? जैसे बताओ, वेस्ट बंगाल में पूजा किसकी ज्यादा होती है? दुर्गा की। तो दुर्गयानी याद रखने का तरीका है बिल्कुल। तो एक तो हो गई दुर्गयानी, ठीक है, और एक हो गई बनर्जी। पूरा नाम है इनका पूर्णिमा बनर्जी। अब देख लो बेटा, 3 नाम बचे हैं, 12 हो गए। अब ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको देखने में लगता है साउथ इंडिया से हैं। एक तो एनी मस्कारेनी है, एक अम्मू स्वामीनाथन है और एक दक्षियानी है। तो याद रखना, एनी, अम्मू, ठीक है, और दक्षियानी। दक्षिण भारत है दक्षियानी। तो बेटा याद हो जाएंगे आपको 15 की 15 महिलाएं। 15 की 15 महिलाएं आपको याद हो गई। सबसे पहले बेगम एजाज रसूल, एक संख्या लो पहले, एक बेगम एजाज रसूल, फिर एक मेहता हो गया, ठीक है। फिर एक के बाद क्या नंबर आता है? 2। तो 2 चौधरी हैं, 2 राय हैं और 2 ही बंगाल से हैं। तो 2 चौधरी कौन कौन है? कमला चौधरी, मालती चौधरी। और 2 राय कौन सी है? लीला राय, रेणुका राय। और उसके बाद 2 कौन सी हैं पश्चिम बंगाल से? 2 कौन सी है बेटा? दुर्गयानी, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ दुर्गयानी, और क्या है? पूर्णिमा बनर्जी। अब जो 3 बची हैं साउथ इंडिया से वो कौन कौन सी हैं? एनी मस्कारिनी, अम्मू स्वामीनाथन और दक्षियानी। तो ये 15 की 15 महिला मैंने आपको याद कराने की कोशिश करी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया हूँ, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है ना।
भारतीय संविधान में जो आपको पता है नागरिकता, चौथा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा होते रहने चाहिए नागरिकता में, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। ये भाग 2 हो गया, भाग 3 हो गया, भाग 4, 4 के 5 चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा दे रखा है भारतीय संविधान में नागरिकता पर कानून बनाने के अधिकार संसद को कौन से अनुच्छेद में है। तो मैंने आपको बताया था, बात बताओ जल्दी से, भी मैंने बताया था कुछ समय पहले ही, लिखा भी था बोर्ड पे, आप देखो कॉपी में, आप अगर आपने नोट्स में लिखा होगा तो लिखा होगा वहां पे, नागरिकता कौन से भाग में है, भाग 2 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक। अच्छा बताओ 5 से 11 तक इसमें एक ही अनुच्छेद है, 5 से 11 तक नागरिकता पे एक ही अनुच्छेद आ रहा है, कौन सा, 11। तो ये तो है ही नहीं, ये भी है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11, ठीक है। 11 कहता है कि नागरिकता पर अगर कभी भविष्य में कानून बनाएगा तो केवल कौन बनाएगी, संसद। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस देश से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ली गई है। अभी ये क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले ही करा है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसमें आपको पता ही है इसका आंसर क्या आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो न्यायिक शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, वो कहां से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिएगा ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन है 19, भारतीय संविधान में नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो बेटा आज नागरिकता की तो बिल्कुल, नागरिकता की तो आज लाइन लग गई बिल्कुल, अच्छा खासा क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन बेटा एसएससी में आए हुए हैं, ठीक है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है सब ये। तो भारतीय संविधान में नागरिकता, ये सब पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू समझते हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी के, ठीक है, ये एसएससी क्वेश्चन है इसमें। तो भारतीय संविधान में नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको, बिल्कुल अभी जस्ट 1 सेकंड पहले बताया कि अनुच्छेद 11 के तहत किसको प्राप्त है, संसद को। चलो जब इसके बारे में बता दिया तो ज्यादा समय इसको नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो है भारतीय में कौन से भाग में हैं। तो अभी मैंने कुछ समय पहले ये भी बताया था आपको कि भाग कौन सा होगा, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, भाग 8 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 3 होगा। तो इसका सही आंसर आएगा भाग 3, क्योंकि भाग 8 में दिए हुए हैं केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में दी हुई है पंचायतें, भाग 6 में दिए हुए हैं राज्य, राज्य मतलब वही राज्य की विधायिकाएं, और राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिकाएं, वो सब चीजें। तो क्या आंसर आएगा इसका, भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं, 12 से 35 तक। मैं दोबारा बता रहा हूं, पहले 7 थे मौलिक अधिकार, अब कितने हो गए, 6 हो गए हैं, संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। बिल्कुल वेरी गुड, अभी तुरंत कुछ ही पहले समय पहले किया है तुमने, 10 सेकंड पहले ही, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 4, 8, 6, 10, जल्दी से जवाब दो, कितने, 6 है ना। पहले कितने अधिकार थे, 7, अब कितने हैं, 6। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसी तैयारी करो आप, बिल्कुल तैयारी करते रहो बढ़िया से, ठीक है। हाँ, अब है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। ये तो अभी आपको करा है, ये क्वेश्चन बस भाषा अलग हो गई, लेकिन क्वेश्चन का जो उद्देश्य है वो एक ही बात पूछ रहा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल समय न लगाते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है, ये मैं यहाँ से पेन ले रहा हूँ। क्या आंसर आएगा बेटा इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम कहते हैं अमेरिका। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। यह भी मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है, 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा कि मौलिक अधिकारों के लिए राज्य का क्या अर्थ है। अनुच्छेद 13 में रखी है विधि की परिभाषा, ठीक है, कि जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो विधियां हैं, मतलब विधि क्या है उसमें। 14 से 18 तक दिया है समानता का अधिकार, ठीक है। 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है 23-24 में दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 तक दिए हैं धार्मिक स्वतंत्रता है, और 29-30 में दिए हैं अल्पसंख्यक। आगे बात समझ में। अब 32 में आपको पता ही, 31 तो है नहीं, संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, 32 में दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का संरक्षण। जब हम मौलिक अधिकार डिस्कस करेंगे डिटेल में तो उसको समझाएंगे बढ़िया से। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है बताओ, समानता का अधिकार। तो 14 से 18 तक इसमें 14 भी है, 15 भी है, 17 भी है, तो इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसका आंसर जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा बेटा अनुच्छेद 14। क्या आएगा इसका आंसर, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो जाएगा। और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता, जो छुआछूत होती है वो नहीं की जाएगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में बात आया गया है। देखो पिछले क्वेश्चन में जो ऑप्शंस था वो यहीं पे क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन था
वहीं पे क्वेश्चन बन गया। तो इसका तो आंसर पता ही है। अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है? विधि के समानता। अनुच्छेद 25 में क्या दिया हुआ है? धार्मिक, है ना, आप किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है आपको, मौलिक अधिकार है धर्म को अपनाने का। 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता वही छुआछूत, यही पूछा है। अच्छा, अनुच्छेद 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा, हाँ बेटा, इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ये वाला अनुच्छेद, इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद, हाँ एक सेकेंड, इसका सही आंसर क्या आएगा? अनुच्छेद 17, यहां दिया हुआ है अस्पृश्यता का अंत। अब हम बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन के। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपाधियों का अंत है? नागरिकता और मौलिक अधिकार से अच्छे खासे क्वेश्चन है आज, और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत है? ठीक है, जो उपाधि होती है ना, उपाधि देने से के बाद क्या होता है? किसी के साथ विशेष व्यवहार होता है। ठीक है, तो उपाधियों का अंत, हम कहते हैं कि भारत में सब लोग बराबर हैं। भारत बहुत प्यारा देश है, भारत बहुत प्यारा देश है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम किसी को विशेष, कि जैसा आपने देखा होगा ना कि ब्रिटिश काल में तो ऐसा होता था कि लॉर्ड लग जाता था, है ना, उनके साथ अलग ही ट्रीटमेंट होता था। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, कह रहा है उपाधि देनी ही नहीं है, किसी को कोई उपाधि नहीं देनी है। तो ये जो उपाधियां हैं यहाँ पर, इसका उन्मूलन कौन से में है? अनुच्छेद 43 में, 26 में, 5 में या 18 में? तो अनुच्छेद 43 तो आपको पता है नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 5 जो है आपको पता है नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 18 है यही आपका है उपाधियों से अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 26, अंतरिम सरकार 1946 में रेलवे मंत्री थे, रेलवे मंत्री। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये वैसे। अब अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने पूछा था आपका स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? बिल्कुल मुझे बताने की कोशिश करो वित्त मंत्री, मैंने याद कराया, बिल्कुल चप्पल याद करा करो वही वाली। ठीक है, कि सुनील शेट्टी चप्पल लेकर के बैठ गए थे अंजलि के पापा के आगे, वही चप्पल याद करो। जल्दी से बताओ कमेंट्स करके तुरंत, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? बेटा जल्दी से बताओ। अबे बताया भी करा करो मेरे दोस्तों, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ 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 दोस्तों, बताओ मेरे प्रिय मित्रों, बताओ मेरे बंधुओं, बताओ जल्दी से तुरंत, कौन थे? आ गई आवाज, आर.के. षणमुगम चेट्टी, शेट्टी चेट्टी, याद रहेगा, चेट्टी। अब ये कह रहा है 1946 में रेलवे मंत्री कौन थे? इसको भी बड़ा ऐसी कोई तरीका सा है, मैं याद करा दूंगा आपको। इसका दिया हुआ है लियाकत अली खान, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली या सरदार पटेल। तो बेटा लियाकत अली खान तो वित्त मंत्री थे उस समय, राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य और कृषि मंत्री थे, आसफ अली ये हो सकता है, ऐसा होता ना किसी जी में, ऐसी कैसी जी में ऐसी तो खेलता ना वो कि उसमें केबीसी में, तो केबीसी में ऐसी खेलता है वो। लियाकत अली खान, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सरदार पटेल, सरदार पटेल तो गृह मंत्री थे सर। हाँ, तो इसका आंसर सही आ जाएगा, बिल्कुल 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 सही आंसर इसका आ जाएगा आसफ अली। क्या आंसर आ जाएगा इसका? आसफ अली, है ना। अब इसको याद रख लेंगे बिल्कुल तरीके से। आप एक ने मूवी देखी होगी आपने, जैसे धड़कन है, ऐसी एक फेमस मूवी और थी सनी देओल की, गदर। मैं अक्सर कहता हूं पढ़ाते हुए कि अगर भारत में सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने अगर या न्यायपालिका में कोर्ट की अवमानना, न्यायपालिका की अवमानना के सबसे ज्यादा अगर मुकदमे किसी के नाम पर दर्ज हैं तो सनी देओल के नाम पर दर्ज हैं। ठीक है, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूं ताकि, क्योंकि क्या आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में सनी देओल जज साहब के सामने अभी चिल्ला दिया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आ गई लो तारीख, 2 महीने बाद पेपर है जीडी का, आ गई तारीख, आ गई। जज साहब कहेंगे सनी देओल से, जाइए तैयारी कीजिए, आ गई तारीख जनवरी में तारीख आ गई। अब नहीं कहेंगे सनी देओल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कभी ये नहीं कहते पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई, है ना। चलो आशा बोली कैसे याद रखेंगे? अच्छा, सनी देओल की याद करूं मूवी गदर। ठीक है, मुझे उनकी पत्नी का नाम तो याद नहीं उस समय जो थी, क्या नाम था उनका। तो वो जब उन्हें लेने गए थे वहां पर पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा था तुम कहो, है ना, जो भी नाम था उसका सनी देओल मुझे नहीं पता, कहो कि पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर याद आ रहा होगा आपको, फिर कहा था उन्होंने कि कहो कि भारत मुर्दाबाद। उन्होंने क्या? अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। तो वो अशरफ अली को चुनौती देके बोला भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। वहीं पर नल उठा के जो उन्होंने यूं घुमाया था, परिक्रमा कराई थी, और फिर वो कहां से लेके आए थे? पत्नी को कैसे लेके आए थे? रेल से। किससे लाए थे? आसफ अली के शिकंजे से छुड़ा के किससे लाए थे? रेल से। याद रखना रेलवे मंत्री कौन थे? अब नहीं भूलोगे, आसफ अली, है ना, आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27, हम लोग समाप्ति की ओर लगातार बढ़ रहे हैं।
अभिव्यक्ति की आजादी, बहुत ही बढ़िया। आज तो नागरिकता मौलिक अधिकार से अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति का मतलब होता है आपके विचार प्रकट करना, ठीक है। अभिव्यक्ति की आजादी जो है कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20, ठीक है। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे कौन सा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो अनुच्छेद 280 दिया है तो इसमें तो होता है बेटा वित्त आयोग, और ये आता है भाग 12 में। अनुच्छेद 50, अभी मैंने आपको बताया था ना 50-50 नीति निर्देशक तत्व में, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि आप एक बात, अच्छा 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो कहाँ से होगी? 12 से 35 तक, तो ये भी 12 से 35 में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, इनमें सब कैसे पता लगेगा कौन सा हो सकता है? तो इसका सही आंसर होएगा अनुच्छेद 19। अब वास्तव में अगर देखेंगे सही तो 19 का सब क्लॉज 1A, ये है इसका आंसर। ये 9 नहीं है, कभी सोचो 9 है बेटा, हाँ ठीक है। 19(1)A में दे रखी है अभिव्यक्ति की आजादी। अच्छा अनुच्छेद 20 में क्या है फिर? अनुच्छेद 20 में क्या दिया हुआ बेटा? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच, बेटा इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, हाँ बेटा इसमें थोड़ा ये टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिया हुआ है पहुंच में अंकी बिंदी आएगी बेटा, पहुंच में अंकी बिंदी। तो पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अनुच्छेद 21 बेटा बहुत बड़ा अनुच्छेद है। देखो समय समय पर आपको सोने का अधिकार, ठीक है, सोने का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, कारागार में अकेले बंद होने के विरुद्ध अधिकार, ये बहुत सारे अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार। अगर भारत के अंदर भ्रमण करना है तो अनुच्छेद 19 में जाना आप, ठीक है। और अगर भारत के बाहर विदेशी यात्रा का अधिकार की बात करेगा तो अनुच्छेद 21 में। तो इसका आंसर इंटरनेट का भी हाल फिलहाल में जोड़ा है ये कुछ साल पहले ही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जिसका नाम है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 की विषय वस्तु क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। चलिएगा अब हम बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि मतलब वही नियम कानून, तो बेटा ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या जापान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जो संसद से संबंधित अधिकांश प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन से ही लिए हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे यहाँ शासन किया है तो हमने उनको लगातार, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने उनको देखा शासन करते हुए, तो उनसे ज़्यादा थोड़ा जो उन्होंने की जो अच्छी चीज़ें थी उनको हमने तुरंत आत्मसात कर लिया। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? जापान, अफ्रीका, अमेरिका या ब्रिटेन। तो बेटा इसका सही आंसर आपको बताओ जल्दी से क्या होगा कमेंट करके। वीडियो अगर लाइक लगे तो बेटा वीडियो को शेयर भी करते रहा करो, बिल्कुल वीडियो को शेयर, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे प्रोत्साहन में, आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, बस लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए, बिल्कुल। इसका सही आंसर आ जाएगा ब्रिटेन। क्या आ जाएगा? ब्रिटेन। अच्छा याद रखना एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर पूछा जाए संविधान में विधि का शासन, क्या पूछा जाए? विधि का शासन, तो ये है ब्रिटेन। क्या है ये? ब्रिटेन। अगर पूछा जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बेटा ध्यान रखना संवैधानिक स्रोत का क्वेश्चन है, संविधान के स्रोत से आता है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ तीनों, क्योंकि तीनों अलग अलग देश हैं, तीनों में विधि आ रही है। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है कहाँ से? जापान से। कहाँ से बेटा? जापान से, जापान से ली गई है। और एक है विधियों का संरक्षण, विधियों का संरक्षण आपको पता ही है, विधियों का मतलब कानूनों का, नियमों का संरक्षण कौन करेगा? विधियों का जो संरक्षण है बेटा वो कौन करेगा? अमेरिका। आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट को शक्ति हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। तो विधियों का संरक्षण कहाँ से है? अमेरिका। तो याद रखना इन तीनों चीज़ों को, ठीक है। विधि का शासन ब्रिटेन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान है, और विधियों का संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, फिर हम उसके बाद इतिश्री कर देंगे इस आज की क्लास का। विधि का शासन, कोई बात नहीं, तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी से। भारत के संविधान में किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ठीक है बेटा, एक बात और मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में ऐसी जैसी भी चीज़ें हैं जैसे 22 भाषाएं हैं, ठीक है, नेहरू समिति के सदस्य हैं, ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा अंतरिम सरकार के मंत्री हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, ठीक है, और जैसे ये 22 भाषाएं हो गई, और बहुत सारी चीज़ें, प्रधानमंत्री का क्रम है, मुख्यमंत्री, जैसे आप समझते हैं संबंधित राज्य है जिसका पेपर होगा तो उसके मुख्यमंत्री का क्रम, राज्यपालों का क्रम, आगे बस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्रम, ये सब चीज़ें मैं आपको एक अलग तरीके से बीच बीच में अपनी शॉर्ट वीडियोस लेकर के आऊँगा, जैसे 4 से 5 मिनट की, और उसमें याद करा दिया करूँगा, ठीक है। मैं इस पर काम करना शुरू करता हूँ आज से। बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या यह मेरी सोच बिल्कुल सही है
जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपको याद करना पड़ता है, कई बार राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बताइए, तो ऐसे करके भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बताइए, तो ऐसे करके पूछ लेता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बताइए। तो इन सब क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल एक तर्कों के माध्यम से, हालांकि मैं ट्रिक से ज़्यादा तर्कों में विश्वास करता हूँ, ठीक है, तो तर्कों से आपको याद कराया जाएगा। जैसे अब दिया हुआ है संविधान की अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाएं हैं बेटा, 22 भाषाएं हैं संविधान की अनुसूची में। अच्छा सूची कितनी है, सूची कितनी है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, कितनी थी 8, फिर बाद में 4 जुड़ी हैं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ठीक है। मैं हाँ बिल्कुल मौका रखते हैं आपके अनुसूची और भागों पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा कैसे याद करनी है इनको भी। तो कौन सी अनुसूची है बेटा, कौन सी अनुसूची है, ये ऑप्शन इसके गलत है बेटा, इसके ऑप्शन गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से ध्यान रखेंगे। इसके ऑप्शंस गलत हैं, मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं खुद ही आपको चेंज करके दे रहा हूँ। मान लो अनुसूची 7 है, एक मैं आपको दे रहा हूँ अनुसूची 10, और एक अनुसूची दे रहा हूँ आपको मैं 8, और एक दे रहा हूँ अनुसूची 12। जरा अब इनमें से बताओ शेड्यूल कौन सी होगी, शेड्यूल 10, शेड्यूल 8, शेड्यूल 7 या शेड्यूल 12? जल्दी से 10 सेकंड के अंदर, फास्ट एंड फ्यूरियस क्वेश्चन है, तुरंत बताओ। तो इसका बेटा सही आंसर क्या आ रहा है, क्या जवाब देंगे आप कि सर जी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं। अच्छा कितनी भाषाएं हैं, 22। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो याद रखना इसको बेटा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। तो बेटा देखो संविधान, मूल संविधान का मतलब होता है जिस दिन संविधान बना था, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, बाद में कितनी जुड़ी 8, अब कितनी हो गई 22। इन 22 भाषाओं को भी याद रखना, बिल्कुल 22 भाषाओं को, ठीक है, अब 22 भाषाओं को याद रखना बस, ठीक है, 22 भाषाएं थी, ठीक है, 22 भाषाएं थी। एक मुझे याद आ रहा है कुछ तरीका मेरा याद कराने का, मैं एक बार अगर देखता हूँ, एक बार उससे याद कराने की कोशिश करता हूँ आपको। जल्दी से कॉपी उठाओ, इसको उतारो, कॉपी उठाओ, खाली मत बैठो, बिल्कुल भी तैयारी कर लो, बिल्कुल। आज वर्दी पे ऐसी लाइन बनाऊंगा, घर जाके कहोगे बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल, मम्मी भी कहेंगी बेटा मेरा बहुत बेटा तैयारी के लेवल में क्रांति लिया है एकदम, ये क्रांति बेटा कहाँ से लाया, तभी आप कहोगे कि सब कुछ नहीं है, सब मुदगल सर का है, कमाल जो भी है, सब ये क्रांति, यही बिल्कुल दिमाग में ये बिठा रहे हैं मेरे। अब ये बेटा भाषा है, अब कुछ याद नहीं रखना आपको, बस याद रखना है ABD GHK, ऐसे याद कर लो, ABD GHK MNO, ठीक है, MNO ऐसे याद करो। देखो इसको कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा कोई बात नहीं, समय लगेगा, लेकिन अगर चीज़ आसानी से याद हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा समय हम 1000 बार देने को तैयार हैं। तो इनको एक साथ ले लो बेटा, इसको एक साथ ले लेते हैं हम, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको हम एक साथ ले लेते हैं यहाँ पे, ABD GHK MNOP STU, ऐसे याद रखना, ABD GHK MNOP STU, ठीक है। अब ए से है, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते रहना, ठीक है, ठीक है, लिखते रहिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो को पॉज कर करके देख लिएगा, बिल्कुल ठीक है। इन सब से मैं बता रहा हूँ आपको, ए से है एक केवल असमिया, एक है भाषा केवल असमिया, बी से है 2 बोडो और बंगाली, डी से है 1 डोगरी, जी से है 1 गुजराती, एच से है 1 हिंदी, के से है 3 कश्मीरी कन्नड़ कोंकणी, एम से है 4 मलयालम मराठी मणिपुरी मैथिली, एन से है 1 नेपाली, ओ से है 1 उड़िया, पी से है 1 पंजाबी, और एस से है 3 सिंधी संस्कृत संथाली, और टी से हैं 2 तमिल तेलुगु, और यू से है 1 उर्दू। जरा एक बार इसको चेक करते हैं, 2 और 1 3, 4 5 6 और 3 9 और 4 13 14 15 16 और 3 19 और 2 21 और 1 22। ये 22 की 22 भाषाएं आपके सामने हैं, मैं साइड हो रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लास्ट में के है बेटा, के, ठीक है, ये जो लास्ट में है ये के है, ये वाला के 3। हाँ मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे धीरे धीरे, असमिया, हाँ बोडो, बी से है बोडो और बंगाली, डी से है डोगरी, जी से है गुजराती, ठीक है, हाँ एच से है हिंदी, के से है कश्मीरी कन्नड़ और कोंकणी, एम से है मलयालम मराठी मणिपुरी मैथिली, मलयालम मणिपुरी मैथिली मराठी,
एन से है नेपाली, ओ से है उड़िया, पी से है पंजाबी, एस से है सिंधी संस्कृत संथाली, टी से है तमिल तेलुगु और यू से है उर्दू। बेटा ऐसी चीज़ें हर सब्जेक्ट में जीएस में जो भी मिलती हैं उनको अलग एक नोट कर लिया करा करो, ताकि उनका हर एक हफ्ते में 2 से 3 बार रिवीजन करते रहा करो, ताकि वो चीज़ आपको ब्रशअप होती रहेंगी। ठीक है, अब अगर इनको आप देखेंगे, आपको कुछ याद नहीं करना, ABD बोलो मेरे साथ एक बार, मन ही मन बोलो, चीख के मत बोलना, मम्मी आ जाएंगे बिल्कुल कमरे में कि बोले क्या कर रही है। ABD बोलो बेटा, हाँ बिल्कुल, ABD GHK MNOPSTU, ABD बोलो मेरे दोस्तों, ABD बोलो मनी मन, ABD GHK MNOPSTU। ठीक है, असमिया, बोडो, कॉपी में देखो आप अपनी, मुझे सुनो बस कानों से और कॉपी में देखो। असमिया, बोडो, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, पंजाबी, सिंधी, संस्कृत, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ABD GHK MNOPSTU ऐसे करके याद रखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 30 क्वेश्चन हो गए। आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, प्रैक्टिस को यहीं रोकते हैं, और आप बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा। और आपको ज्योग्राफी के टीचर मिल गए, हम आ रहे हैं पढ़ाने। हमको एक ज्योग्राफी के टीचर, हमारे साथ बहुत अच्छे टीचर हैं जो जुड़े हैं, जिनका नाम जितेंद्र भाटी है। वो है ज्योग्राफी में नेट GRF निकाले हुए हैं, नेट GRF, आप समझ रहे हैं। और वो बहुत अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ज्योग्राफी है उनकी। आपके सामने चुटकियों में आप आंखें झुमिल करते हुए रह जाएंगे, और भारत का मैप आपके सामने सेकेंडों में बन के तैयार, विद राज्य, सभी राज्यों का मैप भी उसी में ही। ठीक है, चलिएगा। और 4 लाइनें आप ध्यान रखना, इस 4 लाइनें केवल आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ठीक है, ये 4 लाइनें बिल्कुल अपने तन में, मन में, धन में, सब जगह इसको समा दो। 4 लाइनों को तैयारी करनी है। क्या है ये कि ऐसे कैसे कह दूं, ऐसे कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ऐसे कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, अपनी माँ की इकलौती उम्मीद हूं मैं। ऐसे कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, अपनी माँ की इकलौती उम्मीद हूं मैं, और मुझे जिद है जिद माँ, और मुझे जिद है जिद माँ, SSC GD में वर्दी लेकर ही रहूंगा मैं, SSC GD में वर्दी लेकर ही रहूंगा मैं। धन्यवाद। और मैं आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना करता हूं, क्योंकि बैच पूरा फ्री चल रहा है, मैथ्स की आप क्लास लेते रहिए, हिंदी की लेते रहिए, करंट्स की आपको रोज क्लास मिल ही रही है बेटा, प्रैक्टिस भी कराई जाएंगी, टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह लगा दो, जहाँ जहाँ आप चैटिंग करते हो सब जगह लगा दो बिल्कुल। ठीक है मेरे दोस्तों, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब क्लिक करो, और जो घंटी है बराबर में उस घंटी को बजा दो। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।